नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए है उपहार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा कि देश के छोटे किसानों को मिले टेक्नोलॉजी का लाभ। भूमि कम होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित बायो एक्ट 2023 कॉन्फ्रेंस और अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा। कहा कि कृषि क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण, समय के हिसाब से परिवर्तन करना है जरूरी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से आएगा परिवर्तन। और अब तक 195 LMP गेहूं की गई खरीद। किसानों को हुआ लाभ। गेहूं खरीद अभियान से करीब 14.96 लाख किसानों को 41,148 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का प्रमुख योगदान। धान की खरीद भी सुचारू रूप से जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य का लगाया गया पहला पशु इंसुलेटर प्लांट। मृत पशुओं के स्वच्छता से निपटाने के लिए लगाया गया पशु इंसुलेटर प्लांट। मृतक पशुओं को मिट्टी में दबाने या खुले में छोड़ने से वातावरण होता है प्रदूषित। और अब समाचार विस्तार से। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वाट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 100 वाट के नए 91 एफएम ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। जिन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है उनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम के कवरेज को बढ़ाना है। सरकार देश में एफएम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों को इस सेवा का लाभ मिलेगा और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार से सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मिलेगा। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है
कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार निरंतर तकनीक के लोकतंत्रीकरण के लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक तकनीक तो सभी के लिए सुगम और अफोर्डेबल बनाना इसका एक बड़ा माध्यम है। हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। दुनिया की हर सूचना आज ग्रामीण क्षेत्रों में रियल टाइम में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज का एक वर्ग जो सूचनाओं से वंचित था, अब फ्री डीटीएच के माध्यम से लाभ उठा रहा है। देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। समाज का जो वर्ग दशकों तक कमजोर और वंचित रहा, उसे भी फ्री डिश से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में युवा अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कमाई भी करने लगे हैं। देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली, तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी पर आयोजित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। तोमर ने कहा कि देश में लगभग 85% छोटे किसान हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार अपने स्तर पर इस दिशा में लगातार काम कर रही है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत प्रशिक्षण, परीक्षण, CHC, हाईटेक हब,
फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक राज्यों के 6,120.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं राज्य सरकार के माध्यम से ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्वचालित मशीनरी सहित सब्सिडी पर 15.24 लाख कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए गए हैं। कृषि उत्पादों की दृष्टि से भारत दुनिया में आज पहले या दूसरे नंबर पर खड़ा है, जो किसानों के परिश्रम, वैज्ञानिकों व उद्योगों के योगदान, टेक्नोलॉजीज के समर्थन के साथ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित बायो एग 2023 कॉन्फ्रेंस और अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। तोमर ने कहा कि आज हमारा देश बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। हम 21वीं सदी का भारत देख रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें और हमसे अपेक्षाएं हैं। तोमर ने कहा कि आज हम महसूस करने लगे हैं कि केमिकल फार्मिंग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, जैविक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु व मनुष्य शरीर और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये नुकसानदायक है। इससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। जरूरी है कि हम समय रहते इस परिस्थितियों पर विमर्श कर अपने रास्ते सीमित करें और बदल सकते हैं तो बदलना भी चाहिए। विचार विमर्श से ही जैविक व प्राकृतिक खेती की बात सामने आई है। सरकार ने भी जैविक खेती को प्रमोट किया है और आज सिक्किम व मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। RMS 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद पहले ही RMS 2022-23 के दौरान हुई कुल खरीद को पार कर चुकी है। RMS 2022-23 में 188 LMT की खरीद हुई थी। हालांकि 26 अप्रैल 2023 तक RMS 2023-24 के दौरान 195 LMT गेहूं की खरीद हुई है। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। वर्तमान में चल रहे गेहूं खरीद अभियान के दौरान लगभग 14.96 लाख किसानों को MSP के रूप में कुल 41,148 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस खरीद में प्रमुख योगदान गेहूं की खरीद वाले 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है, जो कि क्रमशः 89.79 LMT, 54.26 LMT और 49.47 LMT है। इस वर्ष की वृद्धिशील खरीद में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों में से एक बेमौसम बारिश के कारण चमक में कमी को देखते हुए खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता विनिर्देशों में भारत सरकार द्वारा छूट प्रदान किया जाना है। ये कदम किसानों की कठिनाई को कम करेगा और मजबूरीवश की जाने वाली किसी भी बिक्री को नियंत्रित करेगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बेहतर संपर्क के लिए पहले से ही नामित खरीद केंद्रों के अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलने और सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, आगिरतियों के माध्यम से भी खरीद करने की अनुमति दी। साथ ही धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। KMS 2022-23 की खरीफ फसल के दौरान 26/4/2023 तक 354 LMT धान की खरीद की जा चुकी है और 140 LMT की खरीद अभी की जानी है। इसके अलावा KMS 2022-23 की रबी फसल के दौरान 106 LMT धान की खरीद का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश भोपाल में राज्य का पहला पशु इंसुलेटर प्लांट लगाया गया है। नगर आयुक्त KVS चौधरी ने बताया कि मृत पशुओं के निपटाने के लिए हमने पशु इंसुलेटर प्लांट लगाया है। इससे स्वच्छता के दृष्टिकोण से लगाया गया है। हमने एनिमल इंसिनरेटर प्लांट लगाया, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए जो राशि मिली थी उसमें से हमने काम किया है। करीब 4 करोड़ मतलब लागत से इसका काम किया गया है। 500 किलो तक प्रति घंटा इसमें कोई मृत पशुओं को जला सकते हैं। मुख्य पर्पस ये है कि मृत पशुओं का बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहीं मतलब जमीन के अंदर ना करते हुए इसमें जलाएंगे तो अच्छे से जल जाएगा और केवल राख ही बचता है। तो एक स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी और मतलब उसका एक सेफ डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ये LPG या CNG से चलता है। हम लोग अभी LPG स्टार्ट कर रहे हैं। जब CNG प्लांट भी स्टार्ट हो जाएंगे, CNG से भी इसको उपयोग कर सकते हैं। मेन फायदा ये है कि जो मृत पशुओं का जो डेड बॉडी का डिस्पोजल है जो सही रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि मतलब बिना जलाते हुए मतलब अच्छे से करे, तो उसका लिए मतलब छोटे जानवर हो बड़े जानवर हो, मृत पशुओं का एक डिस्पोजल के लिए, सेफ्टी के लिए, स्वच्छता के लिए काम का है।
भारत सरकार कृषि क्षेत्र में शोध व नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। सरकार की पहल से प्रेरित होकर देश के कई किसानों ने इनोवेशन व शोध कार्य किए हैं। इन्हीं में से एक है राजस्थान के प्रगतिशील किसान डॉक्टर प्रभुलाल सैनी। किसान वैज्ञानिक के नाम से मशहूर डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने खजूर की 3 किस्में इजाद की हैं, जिनको भारत सरकार में प्रमाणीकरण के लिए भेजा गया है। डॉक्टर सैनी द्वारा तैयार खजूर की ST1, ST2, ST3 किस्मों की क्या खासियत है और क्या भविष्य में किसानों को इन किस्मों से कितना फायदा होगा, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की इन किस्मों के जनक व किसान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुलाल सैनी से। शोध और नवाचार को बढ़ावा दे रही है और इसी क्रम में कई ऐसे नवाचारी किसान हैं जिन्होंने अपने स्तर पर न केवल कई तरह की किस्में ईजाद की है बल्कि बेहतरीन नवाचार कर कृषि क्षेत्र में उन्नयन का काम भी किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के प्रगतिशील किसान डॉक्टर प्रभुलाल सैनी। इन्होंने ST1, ST2 और ST3 3 खजूर की किस्में ईजाद की है जो न केवल गुणवत्तापूर्ण है बल्कि कम लागत में अधिक उत्पादन देने के साथ साथ पूरे देश के किसानों के लिए एक कीर्तिमान भी है। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रभुलाल सैनी से, क्या है इनकी खासियत और भविष्य में किस तरह इन किस्मों को वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देंगे। सर, हमारे पीछे जो खजूर की जो ST1, ST2 और ST3 3 किस्मों के पौधे हैं, ये पौधे क्या खास बात लेकर रहते हैं? राजस्थान और भारत डेट पाम की खेती, पंड खजूर की खेती में आत्मनिर्भर बने, अपना स्वयं का उत्पादन हो और अपनी जलवायु के आधार पर सहन शक्ति वाली हमारी ऐसी किस्में विकसित की जाए। इस पे कई वर्षों से अपना शोध कार्य चालू है और हम लोगों ने ST1, ST2 और ST3 3 प्रकार की वैरायटी जो अभी तक राजस्थान में नहीं है, इस वैरायटी को शुरुआत से लेके यानी अंकुरण से लेके बड़ा तक और यहाँ फ्रूटिंग का समय आया तब तक इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि तीनों वैरायटी में एक वैरायटी सेल्फ पोलिनेटेड है जो ST1 है, उसको किसी भी प्रकार के परागकण की आवश्यकता नहीं है, मेल परागकण की आवश्यकता नहीं होती, पोलन की आवश्यकता नहीं होती और अधिक से अधिक उत्पादन देने के सक्षम वो वैरायटी है। दूसरी वैरायटी ST2 है, ये बहुत हार्ड पोलिनेटेड वैरायटी है जिसको बहुत मेहनत के साथ कई बार पोलन करने के बाद भी अभी इतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए थी। तीसरी वैरायटी है फार्मर्स वैरायटी जो हमने डेवलप की, ICR को हमने इसके प्रस्ताव भी भेजे हैं। फार्मर्स वैरायटी इंट्रोड्यूस करने को भी इसकी प्रक्रिया अधीन है। ST3 जो वैरायटी है उसमें बहुत मामूली पोलन के बाद भी 100% उसमें पोलिनेटेड होकर फ्रूटिंग उसमें डेवलप हुए है। ये हमारे लिए और राजस्थान के लिए और देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, शुभ समाचार है। और मेरा और हमारे जो सहयोगियों का यही सोचना होगा कि हम राजस्थान की जलवायु के आधार पर सहनशीलता वाली जो 50 डिग्री तक सहन कर सके उनका उत्पादन समय पे आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ये ST2 वेराइटीज़ है, इसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद भी देखिए एक फ्रूट में 3-3 अंकुरित हो रहे हैं। 3-3 अंकुरित होने का मतलब है कि ये परागकण से नहीं हो पाई पोलन। इसलिए गत वर्ष हम लोगों ने किया था अलग तरीका था, इस वर्ष किया वो अलग तरीका। आने वाले साल में हम निश्चित रूप से दोनों के अटकर इस ST2 वैरायटी का पोलन करने की प्रक्रिया को साइंटिस्टों के सहयोग से भी, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से भी और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे ताकि इस वैरायटी को भी राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया जा सके। उत्पादन इसका कितना होगा और ये कितना लागत इसमें आएगी? एक पौधे की अगर बात करें, कितने साल तक इसका पौधा चलेगा जब ये सक्सेस हो जाएगा? देखिए, इसका टिश्यू कल्चर के प्लांट बनाने के हम लोग जब प्रक्रिया शुरू करेंगे, एक बार ये हमारा सर्टिफिकेशन हो जाए, ICR के फार्मर्स वैरायटी इंट्रोड्यूस करने का जो काम है वो पूरा हो जाए, तो फिर टिश्यू कल्चर के पौधे तैयार करके किसानों के खेत तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी अगर हालात को हम देखें तो 1 से 1.5 क्विंटल तक एक पेड़ के पंड खजूर का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में 10 वैरायटी और भी है जो हम लोग बाहर से लेकर आए हैं। उन वैरायटीज़ के भी टिश्यू कल्चर के माध्यम से नहीं, बाकी सूट्स जो निकलते हैं उन सूट्स के माध्यम से भी उनको अलग करके किसान के खेत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है और मैं समझता हूँ राजस्थान आत्मनिर्भर बने, यहीं पे टिश्यू कल्चर लैब भी लगे और यहीं पे किसानों को अच्छी गुणवत्ता युक्त पौधे सस्ती दरों पे मिले, ऐसा प्रयास भारत सरकार के सहयोग से हम राजस्थान में करेंगे। अगर बात करें इसकी मान्यता की तो इसके सर्टिफिकेशन के लिए आपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में या कहीं अन्य भारत सरकार में कोई आवेदन किया है? कब से किया हुआ है? क्या स्थिति आज? देखिए, इसके बारे में ICR में
और हमारे यूनिवर्सिटी जोबनेर में कृषि वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग करके हम लोगों ने इसके आवेदन किया था। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद भारत सरकार को ICAR को भिजवाई गई थी। कुछ कमियां थी, ICAR से दोबारा फाइल लौटी है। अभी हम लोग उसको दोबारा उसकी पूर्ति करके हम भेज चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि ICAR के द्वारा शीघ्र इसकी मान्यता मिले। हम लोगों ने इसका TSS क्वालिटी के बारे में, इसके प्रोडक्शन के बारे में, पकने की अवधि के बारे में, एक एक लाइन में कितने कितने फ्रूट्स हैं, ये सारी गिनती करके, इसके पत्तों की लंबाई क्या है, कितने इसके कांटे हैं, ये सारी वैरायटीज़ की जो 10 प्रकार की चीज़ें जो मांगी जाती थी वो हमने इसको पूरी पूर्ति करके कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी जोबनेर के माध्यम से भारत सरकार को हमने कृषि मंत्रालय को भेजी है। निश्चित रूप से उसकी पूर्ति होकर लौटेगी। तो ये थे राजस्थान के प्रगतिशील और जुझारू किसान डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिनका मानना है कि राजस्थान की मध्य प्रदेश से संबंधित जलवायु को देखते हुए उन्होंने ST1, ST2 और ST3 यानी खजूर की 3 महत्वपूर्ण किस्में न केवल ईजाद की है बल्कि भविष्य में इनसे कम लागत में अधिक उत्पादन लेकर किसान आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने, इसके विकल्प भी सुझाए हैं। मैं OP यादव, DD न्यूज, टोंक, आवा। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को हालांकि सरसों के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन कुछ मंडियों में अच्छी खासी गिरावट या अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई। राजस्थान की जयपुर मंडी में तो सरसों 97 रुपए तक टूट गई। एग मार्कनेट के मुताबिक 26 अप्रैल को यहाँ इसका भाव 4,789 रुपए था, जो 27 अप्रैल को घटकर 4,692 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की ही लालसोट मंडी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 26 अप्रैल को सरसों 4,952 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 27 अप्रैल को 66 रुपए लुढ़क कर इसका भाव 4,886 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 26 अप्रैल को सरसों का भाव 5,050 रुपए रहा, जो 27 अप्रैल को 50 रुपए की बढ़त के साथ 5,100 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन सरसों 5,450 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों की बात करें तो गुरुवार को बहराइच में सरसों का भाव रहा 5,455 रुपए, इटावा में 5,450 रुपए, हाथरस में 5,150 रुपए और लखीमपुर में 5,420 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379.63 लाख टन रही थी। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 के दौरान 128.18 लाख टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन थी। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में उतार चढ़ाव भी रहा। एगमार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 26 अप्रैल को मूंग का भाव 10,800 रुपए रहा। 27 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 10,800 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 26 और 27 अप्रैल को इसका भाव 9,500 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 26 अप्रैल को मूंग का भाव 7,350 रुपए रहा। 27 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 7,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में गिरावट देखी गई। यहाँ 26 अप्रैल को मूंग का भाव 8,280 रुपए रहा। 27 अप्रैल को ये 10 रुपए गिरकर 8,270 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो लखनऊ में गुरुवार को मूंग का भाव 7,800 रुपए रहा, जबकि मुजफ्फरनगर में 8,265 रुपए और सुल्तानपुर में 7,910 रुपए दर्ज किया गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है।
बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी हुई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता कैलाश महतो की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि 2 अपराधी बाइक से अचानक कृषि फार्म चौक के पास पहुंचे और जेडीयू नेता के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी बंगाल में तेज आंधी के साथ भारी बारिश और वज्रपात से 14 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के 5 अलग-अलग जिलों में लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कर्नाटक के काला बुरागी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव देखा गया। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना की दिशा में गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोर से चल रहा है। भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में टूटू, खलीनी, लोअर बाजार और माल रोड के इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। तमिलनाडु के चित्थिरई महोत्सव के 5वें दिन मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के देवताओं की शोभा यात्रा निकाली गई। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल माउंटेन रेंज के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। केरल के कोच्चि में शुरू हुई देश की पहली वाटर मेट्रो के पहले ही दिन यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई है। इसमें सफर करने के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई। लोगों की भीड़ को देखते हुए तय अंतराल के बजाय कम अंतराल में मेट्रो चलानी पड़ी। खुदरा विक्रेताओं के मंच रिटेल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संकेत दिया है कि मार्च 2023 में खुदरा कारोबारियों की बिक्री में 1 साल पहले इसी माह की तुलना में 6% की वृद्धि देखी गई। और दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटों में 865 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 16.90% दर्ज किया गया है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। बदलते भारत की शान।